हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो यूपीएससी की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है एक्सपीरियंस अपना थोड़ा बहुत जितना भी है वो देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आज हम सेकंड पार्ट करेंगे हमारा, जो कल सिक्स्थ चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का चल रहा था, ताकि इसकी क्विक रिवीजन आपकी हो सके एंड आपके टॉपिक से रिवाइज हो सके और जो बिगनर्स हैं उनको भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं। आईएमएफ पे हमने छोड़ा था, एक बार यहीं से शुरू कर लेते हैं। सो आईएमएफ वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ये, एंड 1944 में बनाया गया था। एंड ऑब्वियसली इसको ट्विन सिस्टर्स कह देते हैं ना, लाइक वर्ल्ड बैंक को आईएमएफ को दोनों को मिला के हेडक्वार्टर्स दोनों के ही वाशिंगटन डीसी में है, चाहे वर्ल्ड बैंक है चाहे आईएमएफ है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं आईएमएफ के। सो आईएमएफ जो फंक्शन करती है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, सर्विलांस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। अगर आपने मतलब कि याद रखना है वन लाइन में, तो आप याद रख सकते हो कि जो वर्ल्ड बैंक पैसा देती है, ठीक है, लोन देती है, वो डेवलपमेंट के लिए देती है कि आप लोन ग्रोथ कर सको, ठीक है, ऐसी चीज़ें। आईएमएफ को आप याद रख सकते हो कि अगर कोई वहाँ पे रीस्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था, उसको दोबारा से खड़ा करना है, तो उसके लिए आईएमएफ पैसा देता है। तो आपने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना है उसको। फिर नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो आईएमएफ के अंडर ही आते हैं, एक रिजर्व एसेट होते हैं जो आईएमएफ ही क्रिएट करता है इसको। सो यूज्ड ड्यूरिंग द लिक्विडिटी शॉर्टेज, जब भी लिक्विडिटी शॉर्टेज बढ़ जाता है, बाजार में तरलता नहीं होती, पैसा इतना नहीं होता, तो लिक्विडिटी करने के लिए आईएमएफ इसको भेज देता है यूज़ करने के लिए, एसडीआर को। इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डॉलर होता है, यूरो, युआन, येन, पाउंड, तो इसमें ये सारी करेंसीज वगैरह होती हैं। एंड लास्ट इसमें आई थिंक रेनमिन भी ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक हमने कल देख लिया था ये भी। तो 1944 में बनाया था ये वाशिंगटन डीसी। मेन गोल इसका क्या था, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग करना, डेवलपमेंट के लिए पैसा देना। एंड इसमें इसके मेंबर ग्रुप्स कौन से हैं, आईबीआरडी, आईडीए है, आईएफसी है, ठीक है। इसमें प्री में यूपीएससी क्वेश्चन डाल सकती है कि भाई इनमें से बताओ कौन सा वर्ल्ड ग्रुप का वो चीज़ नहीं है, वर्ल्ड ग्रुप नहीं है इसमें से कौन सा, ठीक है। वो आईबीआरडी को बाहर लिख देगी या कुछ और ऐड करके लिख देगी। तो आपने इसको अच्छे से करके आना है कि आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा होगी, आईसीए ये वाली होगी ना। तो आपने ए बी को एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि जो लास्ट वाली है हमारी इंटरनेशनल डिस्प्यूट वाली ICSID, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये आपने याद रखना है। ऊपर वाले चार का इंडिया मेंबर है। फिर नेक्स्ट हमारी है आशियान डेवलपमेंट बैंक। तो आशियान जो डेवलपमेंट बैंक है 1966 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर्स इसके मनीला में है, ठीक है जी। एंड प्रोवाइड क्या करता है, आपको डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आपने ये भी एक्स्ट्रा याद करके जाना है कि इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है, ठीक है। जैसे यूएसए कर रहा है, जापान कर रहा है, चाइना, इंडिया, तो आपने देख के जाना है सारा। उसके बाद है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसा देती है बैंक ये। एंड ये चाइना ने शुरू की थी। इसका जो मेन फोकस होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। इंडिया इज़ अमंग द मेजर बोरर, बल्कि यहाँ से इंडिया काफ़ी उधार लेता है, बोरिंग लेता है यहाँ से। आगे चलते हैं। इसमें से भी ऐसे अजीब से क्वेश्चन बना देती है कि इंडिया ने आज तक आशियन AIIB से कभी लोन नहीं लिया, या फिर ऐसा बना देगी कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया है AIIB का। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं वो। तो आगे चलते हैं ब्रिक्स बैंक के बारे में। तो जो ब्रिक्स बैंक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कह देते हैं, ठीक है, बल्कि ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी ये, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रिक्स थोड़ा लेट बना था, तो वहाँ पे इसलिए उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं कि नहीं नहीं। तो फाउंड बाय द ब्रिक्स नेशन। और ब्रिक्स नेशन हम कौन से हमें पता है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया हमारा, इंडोनेशिया हो गया, आज के टाइम पर और भी आ गई, ईरान आ गया, UAE। तो आपने सारे याद करके आने, मेंबर 10 के आसपास मेंबर हैं। फिर इसका प्रपोज क्या है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है हमारा सोवरेन वेल्थ फंड। सोवरेन वेल्थ फंड क्या है, तो गवर्नमेंट आउंड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं ये, ठीक है। गवर्नमेंट आउंड करती है, इसको गवर्नमेंट के होते हैं ये, एंड इन्वेस्टमेंट जब करती है उसको सोवरेन वेल्थ फंड कह देते हैं। जैसे नॉर्वे सोवरेन वेल्थ फंड होगी, नॉर्वे वालों की है ना, अबू धाबी की होगी, वो करती है, इसको इन्वेस्टमेंट करती है। तो सरकारें जब करती हैं उसको कह देते हैं सोवरेन वेल्थ फंड। फिर है ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में प्रोडक्शन प्रोसेस स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो अक्रॉस मल्टीपल कंट्री में फैली होती है, ठीक है। मल्टीपल कंट्री में वो काम कर रहे होते हैं। लाइक जैसे डिज़ाइन है USA बना रहा है, कंपोनेंट उसके कोई तैयार कोरिया कर रहा है, असेंबली वियतनाम कर रहा है, और मार्केट वर्ल्ड वाइड है, जैसे इंडिया में आके बेच देते हैं सामान को। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन, कि ग्लोबल में अलग अलग सामान बना हुआ है उसका। उसके बाद चलते हैं हम रीशोरिंग, नियर शोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग क्या होता है। तो रीशोरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन रिटर्न्स होम। जो प्रोडक्शन है हमारी वो वापस घर पे आ गई, ठीक है, रिटर्न होम, कि वापस घर पे आ गए हम सामान लेके अपना सारा। नियर शोरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन शिफ्ट नियर बाय, बल्कि आसपास कहीं पे शिफ्ट हो गया अपना सामान लेके, नियर शोरिंग, ठीक है। प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे थे, कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनी खोली हुई थी वो बना रहे थे, तो आसपास आ गए हम सामान शिफ्ट कर लिया। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन शिफ्ट टू ट्रस्टेड कंट्री, कि ऐसी कोई ट्रस्टेड कंट्री है, ठीक है, जो टैक्स हेवन भी है, टैक्स कम लेती है, ठीक है, वहाँ पे ठगियाँ भी नहीं इतनी बसती, तो वहाँ पे हम जब सेट कर लेते हैं उसको फ्रेंड शोरिंग कह देते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
एंड ये टॉपिक नया नया मर्ज हो रहा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें फ़र्क बताइए क्या होता है, तो आपने करके आना है ये भी। फिर एक कैपिटल फ्लाइट, ठीक है, आप डोंट वरी, ठीक है, इतनी चिंता मत कीजिए, आगे लाइव मैराथन्स हम करेंगे, उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है, डाउट्स ओरल कम्युनिकेशन किया करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कैपिटल फ्लाइट, तो कैपिटल फ्लाइट क्या होती है? लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जैसे इंडिया अपना कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फुली कन्वर्टेबल क्यों नहीं करता, ठीक है, ताकि ये सिचुएशन ना आ जाए कभी कि जो बाहर वाले जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था इंडिया में, वो सारा पैसा बाहर निकाल के लेके चले गए, और इंडिया के पास तो फिर कोई एफडी रहेगी नहीं, वो तो सारी बाहर लेके चले गए पैसा वगैरह, इन्वेस्टमेंट जो भी एफआई आई थी, एफपीआई आई थी, एफडी आई थी, राइट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को इंडिया पूरा कन्वर्टेबल नहीं करता। एशियन कंट्रीज़ ने कर दिया था एक बार, ठीक है, फिर वो डूब गए थे। तो याद रखना है आपने, कैपिटल फ्लाइट के होते हैं कि पैसा लेके बाहर जा रहे हैं लोग। ओके, तो कारण क्या हो सकते हैं इसके? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे अभी ईरान रशिया, अपना ईरान अमेरिका इसराइल की वॉर चल रही है, करेंसी फिर है कि करेंसी ना डूब जाए, गिर ना जाए नीचे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, तो सारी चीज़ों में कैपिटल फ्लाइट होता है, लोग किसी कंट्री में जो पैसा लगा होता है उसको बाहर निकालने लग जाते हैं। फिर होता है हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी, कि हम इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं रुपये को, बाहर लेके आ रहे हैं अपनी इंडिया की बाउंड्री से। सो यूजिंग रुपी इन ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट, तो बेनिफिट क्या होता है इसके? जब हमारा रुपया वर्ल्ड वाइड जाएगा तो लोअर फॉरेक्स डिपेंडेंस, हमें फॉरेक्स नहीं रखना पड़ेगा। अभी हम डॉलर क्यों रखते हैं अपने रिजर्व में? इसका कारण क्या है डॉलर रखने का आरबीआई के पास? वो यही कारण है क्योंकि अब जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, ऑयल खरीदना है हमने, ठीक है, गोल्ड खरीदना है, कोई भी हमने सेमी कंडक्टर खरीदने हैं, तो वो डॉलर्स में तो खरीदेंगे हम, क्योंकि सारी जो कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट 50-60% डॉलर की चलती है मार्केट में, तो वो डॉलर से खरीद रहे हैं हम। अगर हमारे पास डॉलर ही नहीं होगा तो हम कैसे खरीद पाएंगे? क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो तो कोई और कंट्री जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिर अगर उसने एक्सेप्ट कर ली फिर हमारी इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है, हमारा इतना रुपया फैला भी नहीं हुआ कि वो फिर हमारा रुपया को बेच के फिर आगे कुछ ले पाएँ। तो इसलिए बेनिफिट इसके यही होते हैं कि आप फिर दूसरे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, अपने खुद की करेंसी यूज़ करोगे सामान खरीदने बेचने में। फिर डॉलर का रिस्क, रिड्यूस्ड डॉलर रिस्क, स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, तो सारे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपये के बीच आते हैं। फिर थोड़ी रैपिड रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी तक। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा था, इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, ठीक है, फिजिकल जो हम हाथ लगा सकते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है, हमारा जो रेजिडेंट है हमारा, ठीक है, यहाँ का नागरिक रहने वाला दूसरी कंट्री से जो भी ट्रेड कर रहा है वो बीओपी में आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि भाई जब भी हमारा जो खर्चा है, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया, हमें प्राप्तियाँ कम हुई हैं, तो वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। एफडी क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जब भी कोई बाहर से बंदा किसी कंट्री में 10% से ज़्यादा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर देता है उसको एफडी कह देते हैं। एफपी हॉट मनी होती है, इसको कभी भी निकाल के लेके जाया जा सकता है, वही है जो शेयर खरीदते हैं हम, बॉन्ड खरीदते हैं, तो उसके लिए एफपी काम आती है। फॉरेक्स रिजर्व में क्या कुछ आ जाता है? गोल्ड आ जाता है, अपने एसडीआर आ जाते हैं जो भी हम पढ़ के आए थे, स्पेशल ट्रोइंग राइट्स, आईएमएफ पोजीशन ट्रांच आ जाता है, रिजर्व ट्रांच कह देते हैं इनको। आईएमएफ हमने देखा था मिलिट्री स्टेबिलिटी के लिए काम देता है, वर्ल्ड बैंक हमने डेवलपमेंट फाइनेंस देखा, इनको ट्विन सिस्टर्स भी कह देते हैं, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हमने पढ़ा था। डब्ल्यूटीओ ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाता है ट्रेड के लिए, 1995 के आसपास बना था ये, ठीक है जी। उसके बाद जब चाइना आ गया था इसमें, तो उसको चाइना शॉक भी कहते हैं, ये भी टर्म आप याद रख सकते हैं कि चाइना शॉक क्या है। बल्कि जब वो चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना तो वो इतना ज़्यादा सस्ता सामान बेचने लग गया कि दुनिया हैरान मान गई, बाकी सारे फेल कर दिए उसने मार्केट में, तो चाइना शॉक कह देते हैं उसको। फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ रिजर्व एसेट कह देते हैं उसको। उसके बाद देखिए जे कर्व होती है, जे कर्व इफेक्ट क्या होता है? तो आफ्टर मतलब कि आप ऐसे जे बना के देखिएगा ना, लाइक सामने हमने हमारे बनी हुई है जे, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब कि डेप्रिसिएशन होने के बाद, ठीक है, आपकी करेंसी गिर गई थी, मार्केट वैल्यू वगैरह, सो ट्रेड डेफिसिट हो गया था, घाटा हो गया, तो मे इनिशियली वर्सन, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब हमें घाटा होगा, डेफिसिट होगा, पैसा हमारे पास कम आएगा तो वर्सन नहीं होगा, वो खराब होगा। लेकिन बाद में जब वो इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है, तो देखिए पहले हम नीचे गिर गए, फिर जे की तरह फिर ऊपर उठ गए लाइन की तरह, मतलब कि इंप्रूव कर दिया फिर हमने, तो ऊपर उठ गया। पहले जे ऐसे नीचे को जा रहा था, फिर ऊपर उठ गई जे वाली लाइन, तो फिर हमने एप्रिसिएशन कर लिया हमारा, तो उसको कह देते हैं कि पहले घाटा बढ़ गया फिर फ़ायदा हो गया, उसको जे कर्व कह देते हैं। तो रीज़न क्या होता है इसका? इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव इमीडिएटली, ठीक है, जो हम बाहर से हम सामान मंगवा रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है, इसीलिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम राइस आफ्टर सम टाइम, एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है, हम ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करने लग गए, तो बिल्कुल से हमारी जो ग्रोथ है ऊपर उठ गई जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए हम। तो ग्राफ रिजेंबल द लेटर जे, तो इसको लेटर जे के साथ हम रिजेंबल कर सकते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय रिलेटिव परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज, बल्कि जब हम देखते हैं कि हमारी करेंसी की कितनी पावर है, हम कितना कुछ परचेज कर सकते हैं, तो उसको कह देते हैं एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव परचेजिंग पावर करेंसीज। जैसे हम जापान के साथ ना उनकी करेंसी के साथ मिला के देखें, डॉलर के साथ मिला के देखें, तो कि उनकी करेंसी में एक बास्केट अगर रख के देखें कि वो एक कुरकुरे का पैकेट है, चॉकलेट है, तेल है, दाल है, ठीक है, चावल है, कुछ भी है, तो वो अपनी करेंसी से कितना कुछ खरीद पा रहे हैं और हम रुपये के साथ कितना कुछ खरीद पा रहे हैं, तो उसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं कि हम 1 रुपये से और 1 डॉलर से कितनी ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, उसको कह देते हैं।
तो एग्जांपल जैसे इफ़ अ बर्गर कॉस्ट 200 इन इंडिया, तो 200 जो है बर्गर इंडिया में कॉस्ट है वो। एंड अगर $4 देखें यूएसए में है वो उसी की कीमत, ठीक है जी। तो परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट कितना हो गया हमारा, 50 रुपीज़ हो गया प्रति डॉलर, ठीक है। मतलब हमने उसके डिवाइड कर दिया उसके ऊपर, तो 50 रुपया हो गया, ठीक है, एंड डॉलर। सो यूज्ड बाय द IMF यूज़ करते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल कंपैरिजन में यूज़ करते हैं हम परचेजिंग पावर पैरिटी को, कि कौन सी जो करेंसी है वो ज़्यादा सामान खरीद पाती है। उसके बाद है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर। फिर हम रीर देखेंगे, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के लिए। तो नीर क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट्स अगेंस्ट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, मेजर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो इसमें वेट किया जाता है एवरेज एक्सचेंज रेट का, कि हम कितनी बल्कि स्टार्ट लाइक हमारे सामने बहुत सारी करेंसीज रखी हुई हैं, डॉलर रखा हुआ है, जेन रखा हुआ है, युआन रखा हुआ है, रेनबीम रखी हुई है, यूरो रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या करके देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे कि मेरी वेटेज एवरेज कितनी है एक्सचेंज रेट अगेंस्ट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, कि हमारे कितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ हमारी एवरेज कितनी आ रही है। उसको नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कह देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी के लिए, बल्कि अपनी करेंसी को बाहर मेज़र करने के लिए, काउंट करने के लिए इसको मेज़र किया जाता है। फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हो गया, तो रीर इज इक्वल टू नीर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। बस इसमें जो इन्फ्लेशन है उसको हटा दिया जाता है। नॉमिनल में तो हम इन्फ्लेशन को जोड़ के देखते हैं, करंट का प्राइसेस के ऊपर हम देखते हैं उसको, उसकी वैल्यू को। लेकिन जो रियल है उसमें रियल बल्कि इन्फ्लेशन को हटा देंगे, जो असली वैल्यू है किसी बल्कि बेस ईयर के साथ हम जो ऐड करते हैं उसको रीर कह देते हैं, रियल वाली को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो इससे पता चलता है ना एक्सपोर्ट का। सो इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं हम, रीर जो है अगर रीर बढ़ेगा तो करेंसी ओवर वैल्यूड हो जाएगी, हमारी जो करेंसी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ओवर वैल्यूड अगर रीर बढ़ रही है। अगर रीर कम हो रही है तो करेंसी मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। मतलब कि हमारी फॉर एग्जांपल ऐसे है, हमारी जो रीर है, ठीक है, रीर दस रुपये था हमारे, और जो 10 रुपये था उसके बढ़ के जो कीमत है 20 रुपये हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। जब ओवर वैल्यूड करेंसी हो जाएगी तो हमारा सामान बाहर भी तो महंगा हो जाएगा, राइट। तो हमसे सामान कम खरीदा जाएगा। फिर अगर रीर बल्कि हमारी कम हो गई, बल्कि करेंसी हमारी 10 रुपये से गिर के तो 8 रुपया होगी, ठीक है। हम बाहर की मार्केट में हमारा जो रुपया है वो सस्ता हो गया, हमसे बहुत ज़्यादा सामान खरीदेंगे कि भाई इंडिया की चीज़ सस्ती आ रही है, हम ले लेते हैं उसको, तो करेंसी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगी, ठीक है, कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे हम। तो ये ऐसे कंसेप्ट हम समझ सकते हैं इसका। फिर है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। क्या होता है, करेंसी को हमने स्वैप कर लिया तो अपने तोड़ के शब्दों को पढ़ना है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल बैंक्स टू एक्सचेंज करेंसीज, सेंट्रल बैंक के बीच मतलब कि एग्रीमेंट होता है करेंसी को एक्सचेंज करवाने के लिए। जैसे मैंने रुपये को बेच के डॉलर ले लिया, डॉलर को बेच के यूरो ले लिया। सो बेनिफिट क्या होता है इसको, लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए, क्राइसिस में मैनेजमेंट करने के लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। इंडिया है स्वैप अरेंजमेंट विद सेवरल कंट्रीज, मतलब कि काफ़ी सारी कंट्री के साथ हमने स्वैप एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है, कि करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ। फिर हमारा आता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है बायलैटरल, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि बायलैटरल मैच होते हैं दो टीम्स के बीच, जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हो गया। सो ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज, एग्जांपल जैसे इंडिया एंड यूएई ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया दोनों ने, तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए वर्ड है ये, उनको जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद सेपा एंड CECA सेसा। तो सेपा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। टैक्स कम कर देंगे, कल्चर को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, इधर उधर से सामान सर्विस वगैरह लेंगे बेचेंगे, वो वाली चीज़ें इसमें, गुड्स होगी सर्विस होगी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है इसमें सेपा में, इन्वेस्टमेंट वगैरह। सीसा क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कोऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे वो, तो ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क होती है, ठीक है। थोड़ा सेपा से ब्रॉड होता है ये, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी ऊपर जाके किया जा रहा है। उसके बाद हम याद करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं। तो जैसे हमने पाकिस्तान से ना ले लिया था वापस मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला, तो WTO का प्रिंसिपल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंट्री मस्ट प्रोवाइड इक्वल ट्रेड ट्रीटमेंट टू ऑल WTO मेंबर, मतलब कि जितने भी WTO के मेंबर्स हैं 190 हैं, ठीक है, जितने भी हैं। तो उसके साथ जो जैसे इंडिया है वो बराबर का बिहेवियर करेगा, जितने को दूसरे को सामान दे रहे हैं उसको भी उतना ही देंगे, उतना टैक्स लगा रहे हैं। तो मतलब कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, अगर हमने किसी को टैग दिया हुआ है तो उनको सेम ही हम बिहेवियर करेंगे, सेम ही उसी रेट में देंगे जितना दूसरे देश को दे रहे हैं। तो वो होता है कि मतलब कि हम वहाँ पे हम भेदभाव नहीं कर सकते कि तेरे ऊपर कम टैक्स लगा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा लगा रहे हैं, तो नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। तो हमने पाकिस्तान से वापस ले लिया था ये, ठीक है, हमले के बाद। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है सभी कंट्रीज़ के साथ। फिर नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, इंपोर्टेड गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद डोमेस्टिक गुड्स आफ्टर एंटरिंग द मार्केट, मतलब कि मार्केट में अगर कोई चीज़ आ गई, बाहर से कोई चीज़ आ गई, तो जो भी बाहर से चीज़ आ रही है उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा डोमेस्टिक गुड के साथ, जो हमारी खुद के घर की बनी हुई चीज़ है, ठीक है, उसके साथ इक्वली बिहेवियर किया जाएगा, ठीक है। तो WTO का प्रिंसिपल है ये भी, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अपने ऊपर वाला याद रखना है, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला।
फिर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या होता है, तो WTO का एग्रीमेंट है ये भी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फास्टर कस्टम क्लियरेंस। उसके बाद रिड्यूस्ड ट्रेड कॉस्ट है। यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस है, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट वगैरह जो भी साइन कराना है, डॉक्यूमेंट देना है, कोई साइन करवाना है, तो वो जल्दी से क्लियरेंस हो जाती है आपकी इसमें ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में, कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पे। रिड्यूस्ड ट्रेड कॉस्ट आपकी थोड़ी कम हो सकती है इस चीज़ से, एफिशिएंट ब्रोडर प्रोसीजर हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ये। फिर ट्रेड डिफ्लेक्शन क्या होता है, अकर व्हेन गुड्स एंटर थ्रू अ कंट्री विद लोअर टैरिफ एंड मूव टू अनदर कंट्री। तो मतलब कि जैसे कोई चीज़ थी दूसरी कंट्री में, वो लोअर टैरिफ मतलब कि उसके ऊपर इतना टैक्स नहीं लगा, एंड वो उस चीज़ में एंटर होगी, ठीक है। लाइक बर्गर है, ठीक है, बर्गर तो वैसे बन के बाहर से आएगा नहीं, ठीक है। तो लाइक बर्गर है, वो इंडिया हमारा 100 रुपये का, एंड हम उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन हमने लगाया नहीं, हमने कम टैक्स लगाया, एंड वो कम टैक्स की वजह से हमारे कंट्री में एंटर होगी। और जो कम टैक्स लगा हुआ था, एंड उसी चीज़ को फिर हमने आगे जाके बेच दिया और सस्ता, तो वो ट्रेड डिफ्लेक्शन होता है कि हम डिफ्लेक्ट कर दिया चीज़ को। तो अकर वैन गुड्स एंटर थ्रू अ कंट्री विद लो टैरिफ एंड मूव टू अनदर कंट्री, तो रूल्स ऑफ रीजन प्रिवेंट दिस। तो इसमें भी जो रूल ऑफ रीजन होता है, ठीक है, वो इसको प्रिवेंट करता है, रोकता है कि भाई ऐसा नहीं करना, ये तो गलत काम है। फिर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, कि बेस इरोड कर दिया एंड प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया हमने, इसको देखते हैं। तो स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, टू शिफ्ट प्रॉफिट टू लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अब मल्टीनेशनल कंपनी ये तो चाहेंगे नहीं ना कि हमें हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे, तो टैक्स से बचने के लिए ये वो करती हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो OECD लेड इनिशिएटिव एम्स टू कवर BEPS, मतलब कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बल्कि जैसे उन्होंने क्या कर दिया कि भाई दिखा दिया कि मैं तो कहीं और पे मेरा हेडक्वार्टर है, ठीक है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा सा वो खोल के बैठी हूँ कमरा, मेरी जो कंपनी असली है ना वो तो कहीं और पे है, रजिस्टर्ड तो मैं कहीं और पे हूँ, तो मेरे ऊपर कम टैक्स लगेगा। तो हमने बेस इरोड कर दिया, प्रॉफिट कहीं और पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। टैक्स हेवन क्या है, कंट्रीज विद वेरी लो टैक्स, तो ऐसी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत कम टैक्स लगता है। उसके बाद जैसे वियतनाम है, वियतनाम काफ़ी कम टैक्स लगाता है, सिंगापुर काफ़ी कम लगाता है, UAE हो गया, तो इसमें कम टैक्स लगते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, इसलिए थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है कंपनीज़ को इंडिया में आने से पहले। तो वेरी लो टैक्स होता है, फ्रेंच सीक्रेसी मिलती है उनको, ईजी इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल ऑफन साइटेड ऐसे केमैन आइलैंड्स हैं, वहाँ बहुत कम टैक्स लगता है, इवन लगता भी नहीं है। तो टैक्स हेवन होते हैं कि वो हेवन है, स्वर्ग है टैक्स के लिए। राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, डोमेस्टिक मनी सेंट अब्रोड एंड री इन्वेस्टेड बैक एज FD। बल्कि राउंड ट्रिपिंग मतलब कि हमने ट्रिप कर दिया उस चीज़ को, राउंड घुमा घुमा के ना, बात जैसे हम बात घुमाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बात को घुमा रहा है, ऐसे ट्रिपिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते नहीं अपने साथ दोस्त को कि भी ट्रिप पे चलते हैं, वो बात गोल गोल बातें करने लगे थे कि मैं नहीं जाऊँगा। तो डोमेस्टिक मनी सेंट अब्रोड, कि हमारी जो डोमेस्टिक मनी थी हमने बाहर भेज दिया किसी चीज़ में, ठीक है, किसी जैसे न्यूजीलैंड भेज दिया हमने उसको, ठीक है, अपने पैसे को, एंड जो दोबारा से हमने अपनी देश में उसको FD बना के इन्वेस्ट कर दिया। बल्कि वही हो गया कि काला धन को वाइट करने के लिए जिस चीज़ की जाती है। सो डन टू गेन टैक्स और रेगुलेटरी एडवांटेज। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, जब भी मतलब कि हम दूसरे देश में उसमें बिना रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है, किसी बैंक वगैरह के थ्रू हम ऐसे पार्टिसिपेटरी नोट मतलब कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर कुछ खरीदना चाहते हैं शेयर वगैरह, उसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यूज्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट विदाउट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, बल्कि रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। लाइक कोई अमेरिका का बंदा है, वो इंडिया की मार्केट में कुछ इन्वेस्ट वगैरह करना चाहता है, लेकिन वो झंझट में फंसना नहीं चाहता कि भाई इंडिया में तो भाई इतना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, किसी बैंक को कह देगा कि भाई पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है, बैंक के पास होंगे, उससे वो ले लेगा, तो वो अपना आ जाएगा अपनी मार्केट में, शेयर खरीद लेगा। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि ईजी इन्वेस्टमेंट होगी ऑब्वियसली, लेकिन इसके कंसर्न्स वगैरह भी होते हैं कि भाई उसको पता नहीं चलेगा आइडेंटिफिकेशन कि किसने पार्टिसिपेटरी नोट ले रखे हैं। आगे चलते हैं हम करेंसी कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट। तो तारापुर कमेटी आई थी, तारापुर कमेटी 1 1997 की बात है। तो रोड मैप तैयार किया था उसने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए, कि इंडिया को कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कैसे करना चाहिए, उसके क्या रूल्स होने चाहिए। तो उसके लिए तारापुर कमेटी थी। लाइक UPSC पूछ लिया ना कि तारापुर कमेटी किस चीज़ के लिए आई थी, तो आप ये बता सकते हो कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए आई थी। फिर 2006 में दोबारा से बनाएगी तारापुर कमेटी सेकंड। तो रेकमेंडेड ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन, की धीरे धीरे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन UPSC। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFC क्या होता है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये। तो फाइनेंशियल हब प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, ऐसा हब है जो इंटरनेशनल पैसों की सर्विस देता है, फाइनेंशियल की सर्विस देता है। तो इंडिया से जो IFC है, गिफ्ट सिटी, जैसे हमारा गिफ्ट सिटी है गुजरात में, है ना, तो वो इंडिया का IFC है, वो भी हमें सर्विस देता है फाइनेंस की। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ऑफशोर बैंकिंग होती है हमारी बाहर की कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में, इंटरनेशनल ट्रेड होता है इस चीज़ से, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस बढ़ती है। इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, तो ट्रेड इन सर्विस रैदर देन गुड्स, ठीक है, जैसे गुड्स है, ठीक है, मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, अब वो तो दिखेगी नहीं ना, बल्कि ऐसे हम उसको छू तो नहीं सकते सर्विस को,
अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर गुड्स में कोई बेच रहा हूँ, जैसे मैंने कोई चीज़ बना के बेच दी, कोई फर्नीचर बना के बेच दिया, वो तो दिखेगा। तो जो चीज़ सर्विस में होती है उसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। एंड विजिबल ट्रेड क्या होगा, गुड्स में जो हम चीज़ों में करते हैं कि फर्नीचर बना के बेच दिया, ठीक है, कोई बॉक्स बना के बेच दिया, कुर्सी, तो वो होती है। एग्जाम्पल जैसे IT सर्विस होगी, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग, शिपिंग, तो सारी इनविजिबल ट्रेड होता है। एंड ये भी आपने याद रखना है कि इंडिया का जो इनविजिबल ट्रेड है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। 500 बिलियन डॉलर्स के आसपास था आई थिंक ये। एंड ये कम था गुड्स वाला, 400 बिलियन डॉलर के आसपास। ये ज़रूरी नहीं है आपका कि कितना है, लेकिन आपने याद रखना है कि इनविजिबल ट्रेड हमारा ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि सर्विसेज हम ज़्यादा देते हैं। उसके बाद इंडिया अर्न सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इनविजिबल एक्सपोर्ट। फिर रेमिटेंसेस क्या होते हैं, तो मनी सेंट बाय ओवरसीज इंडियन टू इंडिया, लाइक आपका कोई है ना साथी, रिश्तेदार, घर वाला कोई बाहर गया हुआ है एंड वो हमें वहाँ से पैसे भेज रहा है, तो वो क्या है, रेमिटेंस है, बस सीधी सी बात है। इंग्लिश में रेमिटेंस कह देते हैं, और तो कोई बात बड़ी बात है नहीं। तो इंडिया रिमेन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसीट ऑफ द रेमिटेंस, बल्कि हमें 127 बिलियन डॉलर के आसपास रेमिटेंस प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ा है, ठीक है, हमारा रेमिटेंस में। फिर उसके बाद मैक्सिको वगैरह आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इंपॉर्टेंट फॉर BOP स्टेबिलिटी, पहले इसमें चाइना भी आगे होता था, लेकिन अब चाइना खुद ही अपने डोमेस्टिक में काम ज़्यादा करता है, बाहर वो कम जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो पीछे चला गया और इंडिया आगे चला गया, क्योंकि इंडिया वाले बाहर बहुत गए हुए हैं। एंड ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सटर्नल डेट, तो डेट आउंड टू फॉरेन लैंडर। एक्सटर्नल डेट क्या है, ओबियसली जो बाहर से पैसा लिया जाता है, ठीक है, कोई उधार ले रहा है, तो वो होता है। तो इंडिकेटर्स, डेट टू GDP रेशो हमारी कितनी है, ठीक है, कि हमारा कितना उधार लिया हुआ है हमारी GDP की रेशो में। डेट सर्विस रेशो, डेट शॉर्ट टर्म डेटर रेशो, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर रिजर्व करेंसी कौन सी होती है, अब तो पता ही चल गया होगा आपको ना, काफ़ी रिवीजन हो गया आपकी। करेंसी वाइडली हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक वैसे रिजर्व में रखती है, US डॉलर में, यूरो में, येन में, पाउंड स्टर्लिंग जो, तो सारी चीज़ें होगी ये। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम, तो 1944 में आया था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, आपने याद रखना है। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लिंक्ड टू US डॉलर, तो US के साथ फिक्स कर दिया था इसको, कि उसके साथ जैसे डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है तो वो ये भी ऊपर नीचे जाएगा, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था ये। IMF एंड वर्ल्ड बैंक इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। IMF एंड वर्ल्ड बैंक भी कहीं ना कहीं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही उभरी थी, वहीं से मर्ज हुई थी, बनी थी। कोलाप्स, लेकिन 1971 में कोलाप्स हो गया था आफ्टर द US एंडेड द डॉलर गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी। मतलब कि US ने भी क्या कर रखा था, डॉलर को गोल्ड के साथ वो कर रखा था बाइंड, कि ऐसे डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, तो मतलब कि गोल्ड ऊपर नीचे जा रहा है, तो डॉलर भी ऐसे वैसे ही आ रहा है। तो 1971 में गोल्ड का खत्म कर दिया कन्वर्टिबिलिटी का, और डॉलर को ही रख दिया सदाबार बना के, कि जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाएगा वैसे दुनिया की करेंसी ऊपर नीचे जाएंगी। तो बस ब्रेटन वुड भी फिर खत्म हो गया। फिर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एंड तारापुर कमेटी हमने पढ़ लिया, कि वाई इंडिया हैज़ ओनली पार्शल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिव, कि हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट को कन्वर्टिबिलिटी पार्शली क्यों किया, पूरा नहीं किया। जैसे करंट अकाउंट तो हमारा पूरा खुला हुआ है, तो रिस्क एंड बेनिफिट होते हैं इसके, ठीक है, अब मैंने बता दिया था पीछे। फिर ट्रेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स, तो ट्रेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक गारंटी, फ्रिक्वेंटली अपीयर्स इन करंट अफेयर्स, तो ये जरूरी नहीं, आप छोड़ सकते हो आप इसको। करेंसी हैजिंग क्या होती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, जैसे एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज करते हैं, जैसे डॉलर लेना है मैंने रुपया बेच के, तो एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका जो रेट ऊपर नीचे होता रहता है, उस चीज़ से आपको बचाती है करेंसी हैजिंग। तो यूज बाय द एक्सपोर्टर इसको यूज़ करते हैं, इंपोर्टर हो गए, फर्म्स विद फॉरेन डेट, जिसने बाहर से उधार ले रखा है, ठीक है, तो उनको मतलब कि ज़्यादा फर्क ना पड़े करेंसी ऊपर नीचे जाने से, उसको करेंसी हैजिंग कह देते हैं, कि हेज पे खड़ा हूँ मैं, हेज पे खड़ा हूँ। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स, तो IMF कोटा रिफॉर्म्स किए गए थे IMF कोटा में। एंड डिमांड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, की मतलब कि इनको ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, क्योंकि इनकी GDP बढ़ रही थी ना, तो उसके लिए आया था कि रिफॉर्म्स करने चाहिए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड वॉर्स प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, तो टैरिफ सैंक्शन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, तो ये ट्रेड वॉर्स होती हैं, कि वो बाहर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई मैं तेरे ऊपर टैरिफ लगा दूँगा, सैंक्शन लगा दूँगा, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कहता रहता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल वगैरह। तो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई के ऊपर तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर ये रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, लाइक ये यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, वो ट्रेड करते हैं आपस में, आसियान हो गया, RCEP हो गया, इंडिया एंड FTA, ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में आ गए थे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे भाइयों 1991 में पहली बार, तो गोल्ड प्लेस्ड अब्रोड एंड फॉरेक्स रिजर्व नियरली एग्जॉस्टेड, मतलब कि जो फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ था कंट्रीज ने, वो खत्म होने लग गया था। तो डायरेक्ट लिंक टू LPG रिफॉर्म्स, फिर इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स किए, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, ओपन किया, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, मेन्स में पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म, तो सेटलिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी, वही सोच रहे हैं कि बस इंडिया रुपी में हम बिजनेस करेंगे, बाहर पैसा भेजेंगे, ठीक है, चीज़ें खरीदेंगे, इंक्रीजिंगली रेलिवेंट इन करंट अफेयर्स। बस उसके बाद तो फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट देख लेते हैं, फेमा गया 1999 में आया था, 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेरा था पहले, इसकी जगह पे फेरा को हटा के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। अब ये फॉरेन करेंसी जो भी इंडिया में आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई NGO को पैसा भेज रहा है, उसको रेगुलेट करता है ये अपना फेमा।
ठीक है। एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी आपने याद रखना है ये। उसके बाद तो बस हमारा ये था आज का, तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है यूपीएससी इकोनॉमिक्स का। और इसको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं अच्छा लगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जाके सजेशन दे सकते हो आप हमें कि क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना। तो थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।